हेलो बच्चों, हाउ आर यू। आप लोग कैसे हो? आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। चलिए बच्चों, आज के हम ऑप्टिक्स के लेक्चर 7 में आप लोगों को ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के बारे में हम जानकारी देंगे। क्योंकि आप जानते हैं बच्चों कि इससे पहले हम आप लोगों को समझा चुके हैं कि कभी भी किसी लाइट के 3 फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करके पढ़ते हैं। पहला होता है रे फॉर्म, दूसरा होता है वेव फॉर्म और तीसरा होता है पार्टिकल फॉर्म। अब देखो बच्चों, रे फॉर्म को किसी भी लाइट को हम रे फॉर्म में पढ़ते हैं, तो उसके बारे में जब हम डीपली स्टडी करते हैं तो वो ऑप्टिक्स के ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स ब्रांच में हम जाकर करते हैं। उसी प्रकार से जब भी हम किसी लाइट को वेव फॉर्म में स्टडी करते हैं और उससे रिलेटेड फिनोमेनाओं का स्टडी करेंगे, तो उसे हम वेव ऑप्टिक्स में जाकर डीपली स्टडी करते हैं। फिर अगर किसी भी लाइट को हम पार्टिकल के रूप में रिप्रेजेंट करके पढ़ते हैं, तो हम वहाँ पर ऑप्टिक्स के क्वांटम ऑप्टिक्स के ब्रांच में हम जाकर पढ़ते हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे बच्चों रे ऑप्टिक्स या इसे ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स भी कहा जाता है। तो रे ऑप्टिक्स में किसी भी लाइट को या किसी भी कलर ऑफ लाइट को हम एरो सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे लाइट जो होता है लाइट सोर्स से प्रोड्यूस होता है, तो उस समय हम लाइट को एरो सिंबल से रिप्रेजेंट करके पढ़ेंगे। तो यहाँ पर जो भी स्क्रीन पर डिफिनीशंस है उसे आप लोग एक बार नोट कर लीजिए। जैसे यहाँ पर लिखा गया है, प्रकाश के चलने के पथ को हम किरण कहते हैं, प्रकाश ऊर्जा की धारा को किरण पुंज कहते हैं, या द पाथ ट्रेवल ऑफ द लाइट इज कॉल्ड रे, द स्ट्रीम ऑफ लाइट एनर्जी इज कॉल्ड ए बीम ऑफ रे। यहाँ पे बीम ऑफ रे ऐड कर लीजिएगा, ठीक है बच्चों। उसके बाद यहाँ पर लिखा गया है उसके नीचे, किसी प्रकाशीय स्रोत से आने वाली सभी किरणें जब एक बिंदु पर मिलती है तो उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। जब किसी प्रकाशीय स्रोत से उत्पन्न होने वाली सभी किरणें चारों दिशाओं में फैलती है तब उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। When all the rays coming from a light source meet at one point, it is called a convergent beam. When all the rays originating from a light source spread in all direction, then it is called a divergent beam. ठीक है, तो इतनी बातों को आप लोग नोट कर लेंगे बच्चों। चलिए बच्चों, तो आगे हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या लिखा गया है और इसे क्या अर्थ निकल रहा है और ये सारे डिफिनीशंस है क्या। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। आगे हम देखो बच्चों, हम पढ़ेंगे आज ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स को हम कहते हैं ज्यामितीय प्रकाशिकी। ज्यामितीय प्रकाशिकी ज्यामितीय प्रकाशिकी में बच्चों, जब भी हम बात करते हैं लाइट एनर्जी के बारे में, तो लाइट एनर्जी किसी भी लाइट सोर्स से प्रोड्यूस होती है। तो मान लीजिए ये कैंडल है। कैंडल जो होता है एक लाइट सोर्स होता है जहाँ से लाइट एनर्जी प्रोड्यूस होती है, प्रकाश ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो कैंडल से उत्पन्न होने वाली लाइट एनर्जी को हम ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में एरो सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपके एरो सिंबल से रिप्रेजेंट हो गया बच्चों। अब हम बात करते हैं कि ये जो भी लाइट रे है ये अभी डाइवर्जेंट फॉर्म में है। किस में है? डाइवर्जेंट फॉर्म में, अपसरित फॉर्म में है, अपसरित रूप में है। उसके बाद अगर बात करते हैं यहाँ पर, अगर एक ऐसे करके केव की, जहाँ से एक बल्ब यहाँ से फिट है, तो इस बल्ब से निकलने वाली लाइट रे स्ट्राइक कर करके एक पॉइंट पर आके फोकस होती है। तो इस प्रकार से ये जो लाइट एनर्जी जो स्ट्राइक होकर एक पॉइंट पर फोकस हो रही है, तो इसे हम कहते हैं कन्वर्जेंट, यानी अभिसरित। अगर लेजर लाइट की बात की जाए तो लेजर लाइट से प्रोड्यूस होने वाली लाइट एनर्जी जो होती है, मान लीजिए लेजर लाइट है, तो लेजर लाइट से प्रोड्यूस होने वाली लाइट एनर्जी जो होती है वो आपस में पैरेलल होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से लाइट एनर्जी को हम ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में जब रे के रूप में रिप्रेजेंट करके पढ़ते हैं, तो रे भी 3 टाइप्स के हो जाते हैं। एक डाइवर्जेंट फॉर्म में होते हैं, एक कन्वर्जेंट फॉर्म में होते हैं और एक पैरेलल फॉर्म में होते हैं। पैरेलल यानी समानांतर फॉर्म, पैरेलल यानी समानांतर फॉर्म। समानांतर फॉर्म मतलब क्या होता है? जैसे अगर किसी भी लाइट सोर्स से लाइट एनर्जी प्रोड्यूस होती है, तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में लाइट एनर्जी रिप्रेजेंट बाय एरो सिंबल, यानी
ज्यामितीय प्रकाशिकी में बच्चों प्रकाश ऊर्जा को तीर के चिन्ह के द्वारा निरूपित किया जाता है। ज्यामितीय प्रकाशिकी में प्रकाश ऊर्जा को तीर चिन्ह द्वारा निरूपित किया जाता है, तीर चिन्ह से निरूपित किया जाता है। ठीक है बच्चों। अब इसी में से जो ये लाइट एनर्जी जो प्रोड्यूस हो रही है, एक कैंडल से प्रोड्यूस हो रही है डाइवर्जेंट फॉर्म में, और एक बल्ब से प्रोड्यूस हो रही है कन्वर्जेंट फॉर्म में, और एक लेजर लाइट से प्रोड्यूस हो रही है पैरेलल फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ पर जो लाइट एनर्जी है, तो जब ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में लाइट एनर्जी का जो यूनिट पार्ट होता है उसे हम रे कहते हैं। जैसे ये पूरा का पूरा ये आपका लाइट एनर्जी है, ये आपका क्या है, लाइट एनर्जी है बच्चों, लाइट एनर्जी यानी प्रकाश ऊर्जा है ये। ठीक है, इस प्रकाश ऊर्जा का जो यूनिट फॉर्म है, यूनिट फॉर्म मतलब समझ लीजिए, ये जो यूनिट फॉर्म यानी इकाई भाग है, यूनिट पार्ट, इसे आप लोग यूनिट पार्ट कहिए। यूनिट पार्ट को हम क्या कहेंगे, रे कहेंगे। रे यानी किरण, यानी इकाई भाग को क्या कहते हैं हम, उसके प्रकाश ऊर्जा के इकाई भाग को हम किरण कहते हैं। यानी ज्यामितीय प्रकाशिकी में प्रकाश ऊर्जा के इकाई भाग को हम किरण कहते हैं, और यही किरण हमें प्रकाश के चलने की रास्ता को दिखलाता है। यानी प्रकाश किस रास्ते पर चल रहा है उसे ही हम किरण कहते हैं। ठीक है, प्रकाश के पाथ को डिसाइड करता है हमारा रे। और ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में लाइट एनर्जी के यूनिट फॉर्म को हम रे भी कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जब बहुत सारे लाइट रे आपस में मिलते हैं, बहुत सारे लाइट रे आपस में मिलते हैं, तो उसे हम कहते हैं बीम ऑफ लाइट रे, चाहे बीम ऑफ रे कहते हैं। बीम ऑफ रे का हिंदी होता है बच्चों किरण पुंज। किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं, तो किरण पुंज भी बच्चों आपके 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं, तो सबसे पहला होता है पैरेलल, सॉरी पैरेलल नहीं, पहले कन्वर्जेंट ले लो, कन्वर्जेंट होता है। दूसरा डाइवर्जेंट होता है, डाइवर्जेंट, और तीसरा आपका पैरेलल होता है, पैरेलल। कन्वर्जेंट को हम अभिश्रित कहते हैं, और डाइवर्जेंट को हम अपसरित कहते हैं, और पैरेलल को हम समानांतर कहते हैं। देखिए बच्चों, डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट रे क्या होता है, कन्वर्जेंट बीम ऑफ रे क्या होता है, और पैरेलल बीम ऑफ रे क्या होता है। यानी अभिसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज और समानांतर किरण पुंज क्या होते हैं, ये तीनों को हम समझाते हैं। देखिए कन्वर्जेंट बीम ऑफ रे का होता है एग्जाम्पल कि जब भी किसी लाइट सोर्स से लाइट एनर्जी प्रोड्यूस होती है और सारी लाइट एनर्जी आकर एक पॉइंट पर मिल जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, वो कन्वर्जेंट बीम ऑफ रे होता है। तो कन्वर्जेंट बीम ऑफ रे में किसी भी लाइट सोर्स से प्रोड्यूस होने वाली लाइट एनर्जी एक सिंगल पॉइंट पर आकर मिल जाती है आपस में, ऐसे ऐसे ही आकर सिंगल पॉइंट पर मिल जाती है। तो इसे हम कहते हैं कन्वर्जेंट बीम ऑफ रे, यानी अभिसारी किरण पुंज या अभिश्रित किरण पुंज। ठीक है, दूसरा होता है डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट में क्या होता है, तो लाइट सोर्स से प्रोड्यूस होने वाली लाइट एनर्जी या रे ऑफ लाइट उस लाइट सोर्स से प्रोड्यूस होकर चारों दिशाओं में फैलते चली जाती है। क्या होती है, फैलते चली जाती है। तो क्या होता है कि इस प्रकार से ये डाइवर्जेंट बीम ऑफ रे या डाइवर्जिंग बीम ऑफ रे बन जाते हैं। ठीक है, उसके बाद जब भी किसी लाइट सोर्स से लाइट एनर्जी प्रोड्यूस होते हैं और वो आपस में पैरेलल होते हैं, तो उसे पैरेलल बीम ऑफ रे कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, पैरेलल बीम ऑफ रे कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये 3 प्रकार के किरण पुंज हो गए। और किरण पुंज क्या होते हैं तो अभी हम समझा चुके हैं आप लोगों को कि ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में लाइट एनर्जी को एरो सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है।
और लाइट एनर्जी को बहुत सारे जब एरो सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है तो उसमें यूनिट पार्ट आपका रे होता है, और वही बहुत सारे यूनिट पार्ट मिल मिल के वो बीम ऑफ रे बना लेते हैं। और बीम ऑफ रे में थ्री टाइप्स ऑफ बीम ऑफ रे होते हैं। एक कन्वर्जेंट होते हैं, एक डाइवर्जेंट होते हैं और एक पैरेलल होते हैं। कन्वर्जेंट की सबसे बड़ी विशेषता होती है कि जैसे जैसे इसकी दूरी बढ़ती है वैसे वैसे सर्किल का आकार जो होता है बेटा इसमें छोटे होते चले जाता है। लेकिन डाइवर्जेंट में होता है कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता है इसमें सर्किल का आकार क्या होते जाता है, बड़ा होते जाता है। ऐसे देख रहे हैं। और पैरेलल बीम ऑफ लाइट रे में खासियत होती है कि कितना भी डिस्टेंस बढ़ जाए या कितना भी डिस्टेंस कम हो जाए सर्किल ना बड़ा होता है ना ही छोटा होता है। एज एग्जाम्पल जब बचपन में आप लोग खेलते होंगे स्कूलों में तो आप लोग देखे होंगे कि इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में एक ऐसा डिवाइस लगा रहता था। ये डिवाइस की सबसे बड़ी विशेषता होती थी कि वो क्या करता था कि आप सन के सामने उस डिवाइस को रख देते थे तो वो सन से आने वाली सारी लाइट एनर्जी को एक पॉइंट पर कन्वर्ज कर देता था, यानी अभिश्रित कर देता था, तो हाथ जलने लगता था। तो यहाँ पर बच्चे अक्सर मैजिक देखते थे और मैजिक में मतलब कहते थे चलो आओ तुम्हारा हाथ हम जला देते हैं, बाहर चल ले जाते थे धूप में और वो इंस्ट्रूमेंट उसके हाथों के ऊपर रख के ऊपर नीचे करके हाथ जलाने लगते थे। तो वो जो इंस्ट्रूमेंट होता था वो कन्वेक्स लेंस था बच्चों, यानी उत्तल लेंस। उत्तल लेंस की सबसे बड़ी विशेषता होती है कि वो पैरेलल आने वाली लाइट रे को, यानी पैरेलल आने वाली लाइट रे को, यानी सूर्य से चलने वाली प्रकाश की किरण जो आपस में पैरेलल होती है उसको रिफ्रेक्ट करके एक पॉइंट पर कन्वर्ज कर देता है। क्या कर देता है? एक पॉइंट पर कन्वर्ज कर देता है। तो एक पॉइंट पर कन्वर्ज कर देता था। तो ऐसे हम देखते थे कि जैसे जैसे हम ऊपर लेके जाते थे सर्किल बड़ा होते जाता था और जैसे जैसे नीचे हम लेके आते थे सर्किल छोटा होते जाता था। और वही छोटा सर्किल जो होता था उतने दूर को क्या करता था, काफ़ी जलाता था। तो इस प्रकार से ये आप लोगों को पता चल गया कि जैसे जैसे इसमें डिस्टेंस हम बढ़ाते हैं सोर्स से, सर्किल आपका क्या होते जाता है, छोटा होते जाता है। और यहाँ का सर्किल काफ़ी छोटा हो जाता है। ठीक है बच्चों। तो इसका एग्जाम्पल है कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस यानी उत्तल लेंस। ये आपका कौन सा लेंस है बच्चों? इसे हम कहते हैं कॉन्वेक्स लेंस, यानी इसको हम कहेंगे बेटा उत्तल लेंस। उत्तल लेंस क्या करता है, तो पैरेलल बीम ऑफ लाइट रे को कन्वर्ज कर देता है एक पॉइंट पर, यानी समानांतर आने वाली प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर अभिश्रित कर देता है। और डाइवर्जेंट बीम ऑफ रे का एग्जांपल है आपका बच्चों टॉर्च। टॉर्च आप देखते हो बच्चों कि टॉर्च से जब भी आप लाइट प्रोड्यूस करते हैं, टॉर्च से आप जब लाइट प्रोड्यूस करते हैं तो ये देखिए ये आपका टॉर्च। इस टॉर्च से जब लाइट प्रोड्यूस कीजिएगा तो कुछ इस फॉर्म में आपका लाइट प्रोड्यूस होते जाता है। यानी जब आप दीवार पर टॉर्च जलाएंगे तो एक बात देखिएगा बच्चों, दीवार पर जब टॉर्च जलाएंगे तो जितना आप दीवार से दूर रहेंगे वहाँ पे सर्किल बड़ा बनेगा। और जैसे जैसे टॉर्च को आप पास लेकर जाते हैं वही सर्किल क्या होते जाता है, छोटा होते चला जाता है। तो इसका मतलब डिस्टेंस बढ़ने के साथ साथ सर्किल बढ़ेगा और डिस्टेंस कम होने के साथ साथ सर्किल छोटा होते चला जाता है। ये आपके डाइवर्जेंट बीम ऑफ रे की विशेषता होती है। तो टॉर्च से प्रोड्यूस होने वाले जो लाइट रे होती है वो डाइवर्जेंट बीम ऑफ रे का एग्जाम्पल होती है। यानी जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा सर्किल का आकार बड़ा होते जाता है। तो ये है टॉर्च लाइट और ये है कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है। और उसके बाद बच्चों लेजर लाइट, ये होती है बच्चों लेजर लाइट। लेजर लाइट की जो विशेषता होती है कि उसको कितना भी आगे पीछे आप कर लो उसका जो बिंदी होता है यानी जो सर्किल होता है ना बड़ा होगा ना छोटा होगा। क्यों बड़ा और छोटा नहीं होगा? क्योंकि उसके लाइट, लेजर लाइट से प्रोड्यूस होने वाली लाइट रे जो होती है वो आपस में पैरेलल होती है। तो पैरेलल होती है तो वहाँ पर हम देखते हैं कि कितना भी आगे पीछे कर ले वो लेजर लाइट का जो सर्किल होता है ना बड़ा होता है ना छोटा होता है। तो इसे हम कहते हैं बच्चों पैरेलल बीम ऑफ लाइट रे। तो सारे एग्जाम्पल आप लोग समझ चुके होंगे बच्चों। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट पोर्शन पर चलते हैं। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लेंगे। तो किरण किसे कहते हैं, यानी व्हाट इज कॉल्ड रे, इसका डिफिनेशन आप लोग को यहाँ पे मिल जाएगा। एंड व्हाट इज कॉल्ड बीम ऑफ रे, ये भी आप लोग को मिल जाएगा। और कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट यानी अपसारी और अभिसारी बीम ऑफ लाइट रे का डिफिनेशन यहाँ पे मिल जाएगा। तो इसको आप लोग नोट कर सकते हैं बच्चों। ठीक है। और पैरेलल बीम ऑफ लाइट रे को भी आप लोग नोट कर सकते हैं। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लिए हैं। चलिए बच्चों, अब पैरेलल बीम ऑफ लाइट रे का एग्जांपल ये रह गया।
यानी जब किसी प्रकाशीय स्रोत से उत्पन्न होने वाली प्रकाश की किरणें आपस में समानांतर हो तो उसे समानांतर किरण पुंज कहते हैं। व्हेन द रेज ऑफ लाइट ओरिजिनेटिंग फ्रॉम एन ऑप्टिकल सोर्स आर पैरेलल टू ईच अदर देन इट इज कॉल्ड ए पैरेलल बीम। ठीक है बच्चों, इसके नेक्स्ट पोर्शन पर आएंगे हम लोग, तब बात आती है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड प्लेन मिरर। तो देखिए बच्चों, रिफ्लेक्शन क्या होता है हम समझाएंगे आप लोगों को। तो चलिए, फिलहाल इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले चुके होंगे। अब देखिए यहाँ पर ये प्रकाश का परावर्तन एवं समतल दर्पण, इसके बारे में आप लोग को पढ़ना है। परावर्तन किसे कहते हैं ये आप लोग को समझना है बच्चों। अगर आप परावर्तन समझ लेते हैं तो बहुत सारे फेनोमेना आपके लिए आसान होते चले जाएंगे, और कुछ बहुत बड़ा इसमें रॉकेट साइंस भी नहीं है कि नहीं समझ में आएगा, आप लोग आसानी से इसको समझ सकते हैं। तो चलिए बच्चों, आप लोगों को लेकर चलते हैं प्रकाश के परावर्तन या अपवर्तन पे। देखिए बच्चों, तो इससे पहले हम समझा चुके थे रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन में हम आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया भी दिए थे, और इसके बारे में ये भी समझाए थे कि क्या होता है कि देखिए, जब भी किसी प्लेन मिरर पर यानी समतल दर्पण पर किसी लाइट सोर्स से लाइट रे जब आती है तो जिस पॉइंट से वो टकराती है उस पॉइंट को तो इंसिडेंट पॉइंट कहते हैं, और उस लाइट रे को इंसिडेंट लाइट रे यानी आपतित प्रकाश की किरण कहते हैं। और वही लाइट रे जब इंसिडेंट पॉइंट से टकराकर कमबैक जाती है, वापस मुड़ती है, तो उस लाइट रे को हम क्या कहते हैं बच्चों? रिफ्लेक्टेड लाइट रे यानी परावर्तित प्रकाश की किरण कहते हैं। प्लेन मिरर में दो सरफेस होते हैं, एक होता है रिफ्लेक्टर सरफेस और दूसरा होता है पेंटेड सरफेस। रिफ्लेक्टर सरफेस यानी परावर्तक सतह और पेंटेड सरफेस यानी कलर किया हुआ सतह। चूंकि दोनों सरफेस पर रिफ्लेक्शन की फेनोमेना होती है, लेकिन एक के ऊपर रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है और दूसरे के ऊपर इरेगुलर रिफ्लेक्शन, यानी एक के ऊपर नियमित परावर्तन होता है और एक के ऊपर अनियमित परावर्तन होता है। और रिफ्लेक्शन भी कितने प्रकार के होते हैं हम आप लोगों को अच्छे से समझाएंगे बच्चों। देखिए, तो यहाँ पर इंसिडेंट लाइट रे, जब किसी लाइट सोर्स से प्रोड्यूस होने वाली लाइट रे किसी मिरर से आकर टकराती है तो उसे इंसिडेंट लाइट रे कहते हैं, और जिस पॉइंट से टकराती है उसे इंसिडेंस पॉइंट यानी आपतन बिंदु कहते हैं। और वही लाइट रे टकरा कर जब वापस मुड़ती है तो उसे रिफ्लेक्टेड लाइट रे यानी परावर्तित प्रकाश की किरण कहते हैं। ठीक है, और जिस पॉइंट पर वो आकर मिलती है तो उसे इंसिडेंस पॉइंट कहते हैं यानी आपतन बिंदु कहते हैं। और उसके बाद इंसिडेंट लाइट रे और नॉर्मल के बीच बने हुए एंगल को इंसिडेंस एंगल यानी आपतन का कोण आई कहते हैं। दूसरी बात कि नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड लाइट रे के बीच बने हुए एंगल को हम रिफ्लेक्टेड एंगल कहते हैं या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कहते हैं, यानी परावर्तन का कोण कहते हैं। उसके बाद बच्चों, इंसिडेंट पॉइंट पे एक हाइपोथेटिकल लाइन होता है जो हमेशा रिफ्लेक्टर सरफेस से परपेंडिकुलर होता है, यानी परावर्तक सतह से हमेशा वो 90 डिग्री पर रहता है, यानी अभिलंब होता है बच्चों। ठीक है, अब बात आती है बच्चों कि इस नॉर्मल के बिना रिफ्लेक्शन का कोई भी कैलकुलेशन संभव नहीं होता है, और नॉर्मल जो होता है हमेशा रिफ्लेक्टर सरफेस यानी परावर्तक सतह से परपेंडिकुलर होता है बच्चों। ठीक है, तो ये जो नॉर्मल होता है बच्चों, इस नॉर्मल और इंसिडेंट लाइट रे के बीच में बने हुए एंगल को इंसिडेंस एंगल कहते हैं, और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड लाइट रे के बीच में बने हुए एंगल को रिफ्लेक्टेड एंगल कहते हैं, यानी आपतन का कोण कहते हैं, और एक को परावर्तन का कोण कहते हैं। समझ में आ गया बच्चों? अब बात आती है कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन का नियम। इस परावर्तन के नियम को आप लोग 10th क्लास लेवल तक आप लोग समझे हैं, और देखिए बच्चों बहुत आसान भी होता है। सबसे पहला होता है कि इंसिडेंट लाइट रे, रिफ्लेक्टेड लाइट रे और नॉर्मल तीनों एक ही प्लेन में लाइज करते हैं, यानी आपतित प्रकाश की किरण, परावर्तित प्रकाश की किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। तीनों एक ही तल में होने का मतलब मान लीजिए ये तीनों रे है, इंसिडेंट लाइट रे, रिफ्लेक्टेड लाइट रे एंड नॉर्मल। आपतित प्रकाश की किरण, परावर्तित प्रकाश की किरण और अभिलंब, ये तीनों एक ही प्लेन में लाई करने का मतलब ये तीनों मेरे कलम से टच कर जाए, और इसको आगे पीछे भी हम करें तो भी ये टच करे, यानी ऊपर नीचे करे तो टच करे और आगे पीछे करे तो भी टच करे। यानी एक पेपर को लेकर जब हम तीनों से सटाएंगे ऐसे, तो ये तीनों इस पेपर से टच कर जाए तो कहेंगे कि ये तीनों एक ही प्लेन में है। लेकिन अगर ये बीच वाला उंगली ऐसे उठ गया तो हम कहेंगे कि ये तीनों एक ही प्लेन में नहीं है, दो ही जो है एक ही प्लेन में है, दो व्यक्ति ही इस प्लेन में है, तीसरा व्यक्ति इस प्लेन से दूर है। ठीक है, यानी इस तल से। ठीक है, तो अगर तीनों एक ही प्लेन में है तो वो तीनों एक के ऊपर एक पेपर रखने पर वो तीनों उस पेपर से टच करेंगे। तो इसे कहते हैं कि इंसिडेंट लाइट रे, रिफ्लेक्टेड लाइट रे, नॉर्मल
आर ऑल लाइज इन द सेम प्लेन, यानी आपतित प्रकाश की किरण, परावर्तित प्रकाश की किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है बच्चों, अब बात समझ में आ गई है। और दूसरी बात, आपतन का कोण और परावर्तन का कोण आपस में बराबर होता है, यानी इंसिडेंस एंगल इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल, यानी आपतन का कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी ये जो एंगल आई होता है और ये जो एंगल आर होता है, दोनों आपस में क्या होते हैं बच्चों, बराबर होते हैं। तो ये बात समझ में आ गई है बच्चों। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग चलेंगे और इसको आप लोग स्क्रीनशॉट कर लेंगे बच्चों, ठीक है। तो जरा स्क्रीनशॉट कर लीजिए इसको तब तक। चलिए बच्चों, तो स्क्रीनशॉट अगर आप लोग कर लिए होंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देंगे बच्चों। तो इंसिडेंट लाइट रे का आपका डिफिनीशन यहाँ से यहाँ तक है बच्चों, यानी आपतित प्रकाश की किरण किसे कहते हैं। तो दर्पण की सतह पर पड़ने वाली प्रकाश की किरण को आपतित प्रकाश किरण कहते हैं। द रे ऑफ लाइट विच फॉल्स ऑन द मिरर सरफेस इज कॉल्ड द इंसिडेंट लाइट रे। उसके बाद बच्चों दूसरा डिफिनीशन जो होता है, जिस बिंदु पर आपतित किरण दर्पण पर पड़ती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं, यानी यहाँ से आपका यहाँ तक आपतन बिंदु का डिफिनीशन हो जाता है। ठीक है बच्चों, यानी द पॉइंट एट विच द इंसिडेंट रे फॉल्स ऑन द मिरर इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, ये आप लोग का यहाँ से यहाँ तक इंसिडेंस पॉइंट का डिफिनीशन हो जाता है। ठीक है, उसके बाद कहता है प्रकाश की वह किरण जो दर्पण द्वारा वापस भेज दी जाती है उसे परावर्तित प्रकाश की किरण कहते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक लाइन आप लोग नोट कर लेंगे बच्चों, ठीक है। परावर्तित प्रकाश की किरण कहलाती है। तो इंग्लिश में भी आप लोग देख लेंगे बच्चों, द रे ऑफ लाइट विच इज सेंट बैक टू द मिरर इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड लाइट रे। ठीक है, तो यहाँ पर रिफ्लेक्टेड लाइट रे तक आप लोग का डिफिनीशन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है बच्चों नॉर्मल, यानी अभिलंब। तो अभिलंब या सामान्य रेखा, इसको सामान्य रेखा भी लिखा गया है। तो सामान्य वह रेखा है जो आपतन बिंदु पर दर्पण की सतह से लंबवत होती है, या इसको अभिलंब भी लिख लेना सामान्य के जगह पर। ठीक है, तो नॉर्मल और पॉइंट, नॉर्मल इज द लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द मिरर सरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। हो गया। उसके बाद अगला है आपतन कोण। आपतन कोण यानी इंसिडेंस एंगल, आपतित किरण द्वारा आपतन बिंदु पर अभिलंब के साथ बनाया गया कोण आपतन कोण कहलाता है। यानी द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज द एंगल मेड बाय इंसिडेंट रे विद द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, तो यहाँ तक हो जाता है बच्चों 10 से शुरू होकर। ठीक है, उसके बाद कहता है परावर्तन कोण, परावर्तित किरण द्वारा आपतन बिंदु पर अभिलंब के साथ बनाया गया कोण होता है। द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन is the angle made by reflected ray with the normal at the point of incidence। ठीक है बच्चों, यानी आप लोगों का ये टोटली जो डिफिनीशन है लगभग इसमें हम क्लियर कर चुके हैं, और आपको आपको बाय इमेज भी हम समझाए। तो चलिए अब आगे हम लोग थोड़ा सा चलते हैं। और यहाँ पर जो भी ये स्क्रीन पर दिख रहा है ये तो हम आप लोग को अभी थोड़ा सा पीछे आपको समझा के आई हैं वाइट बोर्ड पे। तो इसको भी अगर आप लोग स्क्रीनशॉट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, और जो बच्चे स्क्रीनशॉट नहीं किए हैं इसको आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए थोड़ा सा बच्चों। इसको जो बच्चे स्क्रीनशॉट नहीं किए हैं वो आप लोग कर लेंगे। तो कर लिए बच्चों स्क्रीनशॉट। अब आते हैं बच्चों आगे, यहाँ पर देखिए ये चीज़ें तो हम आप लोगों को पीछे पढ़ा ही चुके हैं, और जहाँ तक है कि आप लोग को नोट भी करा दिए हैं, और आप लोग कोशिश करेंगे तो इसको आप लोग उतार भी सकते हैं। ठीक है, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं। ये चीज़ें अभी आप लोगों को थोड़ा देर पहले हम समझाए हैं। तो चलिए बच्चों इसको आप लोग नोट कर लिए होंगे, तो आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखिए परावर्तन किसे कहते हैं या परावर्तन के नियम क्या है। तो परावर्तन के नियम अभी हम समझा चुके हैं कि परावर्तन के मुख्यतः दो नियम है, यानी लॉ, दे आर टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। पहला क्या है, तो पहला फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ से आप लोग नोट कर सकते हैं, द इंसिडेंट रे
एक मिनट बच्चों। हम्म, यहाँ पे फर्स्ट लॉ है बच्चों, आप लोग इसको नोट कर सकते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है द इंसिडेंट रे कमा रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ये बात हम अभी आप लोगों को समझा चुके हैं। यानी आपतित प्रकाश की किरण और परावर्तित प्रकाश की किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। तो ये बात आप लोग अभी जस्ट समझ के आए हैं। तो परावर्तन का प्रथम नियम आप लोग लिख सकते हैं बच्चों, यहाँ पे है। और उसके बाद दूसरा है सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी परावर्तन का दूसरा नियम। तो द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी परावर्तन का कोण, परावर्तन के दूसरे नियम में परावर्तन का कोण सदैव आपतन कोण के बराबर होता है। इस बात को आप लोग नोट कर लेंगे बच्चों। ये दोनों लॉ क्लियर हो गए और यहाँ पर बन जाता है एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। ठीक है बच्चों, तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों, समझ गए। देखिए अब इसमें अगला टॉपिक क्या है। अगला टॉपिक है बच्चों, ये आप लोग, ए रे ऑफ लाइट विच इज इंसिडेंट नॉर्मल और परपेंडिकुलर ऑन ए मिरर, यानी किसी दर्पण पर लंबवत या सीधी पड़ने वाली प्रकाश की किरण जब भी दर्पण से टकरा कर वापस जाती है तो वो जिस पथ पे आती है उसी पथ पर वापस लौट जाती है। यानी यहाँ पे क्वेश्चन बना देता है कि क्या होता है जब किसी प्लेन मिरर पर उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कोई लाइट रे इंसिडेंट होती है, यानी किसी दर्पण के ऊपर उसकी लंबवत दिशा में कोई प्रकाश की किरण आपतित होती है, तो दर्पण से परावर्तन के बाद जिस पथ पर वो आती है उसी पथ पर वो वापस चली जाती है। तो यहाँ पर ये बात आप लोग नोट कर लेंगे बच्चों, और ये 10th में भी आप लोग पढ़े होंगे और यहाँ पर सेकेंड ईयर में भी पढ़ने को मिल रहा है। और इन दोनों कंडीशन में, इस कंडीशन में आपका इंसिडेंस एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल दोनों का मान क्या होता है, 0 हो जाता है। क्योंकि परावर्तित प्रकाश की किरण और परावर्तित प्रकाश की किरण जैसे जैसे नॉर्मल की तरफ आती है तो दोनों एक दूसरे की तरफ आती चली जाती है और वो दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाती है। तो उस कंडीशन में एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर इज इक्वल टू क्या हो जाता है बच्चों, 0 हो जाता है। ठीक है, तो ये बातें अब आप लोग समझ चुके हैं। आगे हम बढ़ते हैं बच्चों, इसको भी आप लोग नोट कर लेंगे, स्क्रीनशॉट कर लीजिए बच्चों। अब देखिए रिफ्लेक्शन भी जो होता है वो दो टाइप का होता है। एक होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन और दूसरा होता है इरेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन और इरेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है, चलिए थोड़ा सा हम आप लोग को समझाते हैं बच्चों। ठीक है, तो देखिए बच्चों, रिफ्लेक्शन भी दो प्रकार से होता है। यानी परावर्तन, परावर्तन में दो प्रकार कौन कौन होते हैं। पहला होता है बच्चों रेगुलर रिफ्लेक्शन, और दूसरा होता है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। नियमित परावर्तन, और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होता है अनियमित परावर्तन। अनियमित या विसरित, इसे या विसरित परावर्तन भी कहते हैं। देखिए नियमित परावर्तन और विसरित परावर्तन किसके द्वारा होता है बच्चों, तो देखिए जो मिरर होता है उसके द्वारा रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। क्योंकि मिरर का जो रिफ्लेक्टर सरफेस होता है वो स्मूथ एंड फुल पॉलिश होता है, यानी चिकना और क्या होता है, पूर्ण रूप से पॉलिश किया हुआ होता है। तो वो जो भी पैरेलल लाइट ऑफ रे उसके ऊपर इंसिडेंट होती है वो उसको सर्टेन डायरेक्शन से आने वाली लाइट रे को वो सर्टेन डायरेक्शन में ही बेंट करके मोड़ देता है। जैसे यहाँ पर अगर कोई लाइट रे ऐसे इंसिडेंस हो रही है तो वो इस प्रकार से ऐसे मोड़ेगा,
फिर दूसरी लाइट रे आएंगी, उसको भी ऐसे मोड़ेगा। यानी पैरेलल आने वाली लाइट रे को ही पैरेलल डायरेक्शन में टाइप से ही मोड़ देता है। यानी ये तीनों लाइट रे आपस में पैरेलल है, तो ये तीनों भी लाइट रे आपस में पैरेलल है। इन पैरेलल लाइट रे का सभी का इंसिडेंस एंगल, यानी इन सभी का इंसिडेंस एंगल, यानी एंगल I1 इज इक्वल टू एंगल I2 इज इक्वल टू एंगल I3, ये सभी का इंसिडेंस एंगल आपस में इक्वल होता है। और सभी का रिफ्लेक्टेड एंगल, यानी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल R1 इक्वल टू एंगल R2 इज इक्वल टू एंगल R3 भी आपस में बराबर होता है। यानी सभी का इंसिडेंस एंगल आपस में बराबर होता है, सभी का रिफ्लेक्टेड एंगल रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आपस में बराबर होता है, और एंगल ऑफ इंसिडेंस आपस में बराबर होता है। और ये रिफ्लेक्शन के लॉ को भी पालन करते हैं। तो रिफ्लेक्शन के लॉ को पालन करने का मतलब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी एंगल I1 इज इक्वल टू एंगल R1, एंगल I2 इज इक्वल टू एंगल R2, एंगल I3 इज इक्वल टू एंगल R3। यानी ये रिफ्लेक्शन के लॉ को फॉलो करते हैं, रिफ्लेक्शन के लॉ को फॉलो करते हैं, परावर्तन के नियम को ये फॉलो करते हैं। और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि जो रफ सरफेस होते हैं या उबड़ खाबड़ सरफेस होते हैं, मान लीजिए प्लेन मिरर का ही प्लेन मिरर को ही धके घिस दिया गया, रगड़ दिया गया, तो रफ हो जाएगा। तो उस पर अगर आप अपना इमेज देखना चाहिएगा तो साफ साफ नहीं दिखेगा, धुंधला दिखता है। अगर कस के उसको रगड़ दिया गया है तो समझ लीजिए कि पूर्ण रूप से वो धुंधला हो जाता है। तो इस कंडीशन में जब कोई लाइट रे पड़ेगा तो ये कुछ इस प्रकार से घूम जाएगा, ठीक है। यानी जैसे समतल सपाट पिचों पर जब बॉलिंग कराई जाती है तो स्पिनर जिस एंगल से वो घुमाना चाहता है वो उधर की तरफ बॉल को घुमा देता है। यानी वहाँ पे वो अपने नियम को लागू करके वो अपने कला को वो दिखाकर वो अपना वर्क कर लेता है। लेकिन हम लोग जिस पिच पर खेलते थे क्रिकेट, वो पिच में कहीं पे गड्ढा होता था, तो कहीं पे उठा हुआ होता था, तो कहीं पे मतलब एकदम चिकना होता था, तो कहीं पे टेढ़ा होता था, मेढ़ा होता था। मतलब कंडीशन ऐसी होती थी कि अगर हम लोग बॉल फेंकते थे तो अगर फास्ट बॉलर होता था तो समझ लीजिए कि उसका बॉल स्पिन करने लगता था। और जो स्पिन बॉलर होता था कभी कभार उसका बॉल गिरते इतना तेज आता था कि लगता था कि शोएब अख्तर भी फेल हो गया है। तो इस प्रकार से मतलब जो उबड़ खाबड़ पिच होती है उस पर जब अगर बॉल आप फेंकोगे तो बिना मुथैया मुरलीधरन ना बिना शेनवान के ही आप शेनवान बन जाओगे। यानी हो सकता है कि बॉल को स्पिनर जो होता है या तो 30 डिग्री और 60 डिग्री के एंगल पर भी रोटेट करता है, उससे ज़्यादा नहीं रोटेट कर सकता है। लेकिन हो सकता है कि कभी आपका बॉल 90 डिग्री के भी एंगल पर रोटेट हो जाए। ऐसा हम लोग का पिच होता था बचपन का। लेकिन बच्चों चलिए वो बचपन के दिन अब गए तो कुछ इस प्रकार से भी कहानी होती है। तो मान लीजिए यहाँ पे तो ये तो इंसिडेंस एंगल हो गया, और कहीं जो लाइट रे कुछ इस प्रकार से आके सरफेस से टकराई यहाँ पे, तो ये इधर ही मुड़ जाएंगी। तो ये लाइट रे इधर मुड़ गई, ये लाइट रे इधर मुड़ गई, कुछ लाइट रे ऐसे पड़ के सीधे आ जाएंगी। तो इस प्रकार के रिफ्लेक्शन को हम कहते हैं डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। इसमें क्या होता है कि इन सभी के इंसिडेंस एंगल आपस में बराबर नहीं होते हैं। एंगल I1 नॉट इक्वल टू एंगल I2 नॉट इक्वल टू एंगल I3। यानी पैरेलल आने वाली लाइट रे के इंसिडेंस एंगल आपस में इक्वल नहीं होंगे। और दूसरी बात कि इनके रिफ्लेक्टेड एंगल भी आपस में इक्वल नहीं होंगे। एंगल R1 नॉट इक्वल टू एंगल R2 नॉट इक्वल टू एंगल R3। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये रिफ्लेक्शन के लॉ को फॉलो नहीं करेंगे। बहुत माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जाकर देखा जाए उबड़ खाबड़ सतहों को भी, तो जैसे हम देख रहे हैं कि इस सतह पर पड़ने वाली प्रकाश की किरण, ऐसे पड़ने वाली प्रकाश की किरण ऐसे मुड़ रही है, तो इसका नॉर्मल यहाँ पर बन जाएगा। ये चिकनी सतह नहीं है, ये नॉर्मल है, और ये इंसिडेंस एंगल है, और ये इंसिडेंट लाइट है, और ये रिफ्लेक्टेड लाइट है। तो इस कंडीशन में बच्चों ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर हो जाएगा। यानी ये रिफ्लेक्शन के लॉ को फॉलो करते हैं। यानी एंगल I1 इज इक्वल टू एंगल R1 लिख सकते हो, एंगल I2 इज इक्वल टू एंगल R2 भी लिख सकते हो, एंगल I3 इज इक्वल टू एंगल R3 लिख सकते हो। यानी ये रिफ्लेक्शन के लॉ को फॉलो करते हैं।
लेकिन नियमित रूप से नहीं करते हैं, यानी पैरेलल लाइट रे इनके ऊपर इंसिडेंस हो रही है, तो इन सभी का इंसिडेंस एंगल आपस में इक्वल है, सभी का रिफ्लेक्टेड एंगल आपस में इक्वल है, और इन सभी के ये सारे एंगल आपस में इक्वल है, लेकिन इनके इंसिडेंस एंगल इक्वल नहीं है, रिफ्लेक्टेड एंगल आपस में इक्वल नहीं है, लेकिन इंसिडेंस और रिफ्लेक्टेड आपस में इक्वल है, यानी ये भी रिफ्लेक्शन के लॉ को फॉलो करते हैं। और ये किस टाइप के सरफेस में होता है, तो ये जो होते हैं बच्चों, ये फुल्ली स्मूथ एंड प्लेन पॉलिश, प्लेन स्मूथ लिखना चाहिए था हमें, प्लेन और स्मूथ यानी चिकना और सपाट, एंड फुल्ली पॉलिश यानी पूर्ण रूप से पॉलिश किया हुआ, ठीक है, उसमें ये दिखाई देता है। और ये होता है नॉट प्लेन यानी समतल भी नहीं हो, यानी वो रफ यानी खुरदुरा हो, एंड नॉट फुल्ली पॉलिश्ड और पूर्ण रूप से पॉलिश नहीं किया हो। पूर्ण रूप से पॉलिश नहीं किया हो यानी ये समतल और चिकना हो, और ये समतल नहीं हो और चिकना भी नहीं हो यानी खुरदुरा हो, ठीक है, और ये पूर्ण रूप से पॉलिश हो और ये पूर्ण रूप से पॉलिश नहीं हो। तो इस टाइप में इसमें आपका रेगुलर रिफ्लेक्शन हो जाता है, इसमें आपका डिफ्यूज रिफ्लेक्शन हो जाता है, ठीक है बच्चों। और दोनों में जो रिफ्लेक्शन के लॉ होते हैं दोनों में फॉलो किए जाते हैं, लेकिन रेगुलर होना इस रूल को फॉलो करता है और रेगुलर नहीं होना इस रूल को फॉलो करता है। रेगुलर नहीं होगा यानी इनके आपस के आपतन कोण आपस में बराबर नहीं होंगे, और रेगुलर होने का मतलब इनके आपस के आपतन कोण आपस में बराबर होंगे, इनके परावर्तन कोण भी बराबर होंगे, लेकिन इनके आपस के परावर्तन कोण आपस में बराबर नहीं होंगे, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया था बच्चों रेगुलर रिफ्लेक्शन और इरेगुलर रिफ्लेक्शन। तो चलिए आते हैं, अब हम लोग थोड़ा सा डिफिनीशन कर लिया जाए और आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी कर लें। स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे बच्चों। तो देखिए बच्चों, ये है आप लोगों का रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन के डिफिनीशन में ये यहाँ से यहाँ तक की बातें हैं, इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे और यहाँ पे है। तो चलिए पहले इंग्लिश वाले के लिए, इन रेगुलर रिफ्लेक्शन ए पैरेलल बीम ऑफ इंसिडेंट लाइट इज रिफ्लेक्टेड एज ए पैरेलल बीम इन वन डायरेक्शनल। Regular reflection of the light occurs from a smooth surface like that of a plane mirror and highly polished metal surface. A plane mirror produces regular reflection of light. नियमित परावर्तन में आपतित प्रकाश की एक समानांतर किरण एक दिशा में समानांतर किरण के रूप में परावर्तित होती है। प्रकाश का नियमित परावर्तन समतल दर्पण या अत्यधिक पॉलिश धातु की सतह जैसी चिकनी सतहों से होता है। समतल दर्पण प्रकाश का नियमित परावर्तन उत्पन्न करता है। तो इस बात को आप लोग समझ चुके हो बच्चों, अभी आप लोगों को समझा के आए हैं। चलिए नेक्स्ट पोर्शन पे आते हैं हम लोग। एक मिनट, स्क्रीनशॉट कर लिए हैं आप लोग? नहीं किए होंगे जो बच्चे वो स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक है बच्चों, स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब कहता है इरेगुलर रिफ्लेक्शन या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, यानी विसरित परावर्तन में क्या होता है। तो देखिए पहले इंग्लिश वाले के लिए, इन डिफ्यूज रिफ्लेक्शन ए पैरेलल बीम ऑफ इंसिडेंट लाइट इज रिफ्लेक्टेड इन डिफरेंट डायरेक्शन। द डिफ्यूज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस फ्रॉम रफ सरफेस लाइक दैट ऑफ ए पेपर कार्डबोर्ड, लाइक यहाँ पे लाइक लिखना था, लेक लिखा गया है, टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है, like that of paper, cardboard, chalk, table, chair, walls and unpolished metal object. और उसके बाद unpolished metal object, sheet of produce diffuse reflection of light. Please note that the diffuse reflection of light is not due to failure of laws of reflection. Most of the objects around us cause diffuse reflection of light and scatter the light falling on them in all direction.
अब हिंदी वाले लिखेंगे विपरीत परावर्तन में आपतित प्रकाश की एक समानांतर किरण अलग अलग दिशाओं में परावर्तित होती है। प्रकाश का विपरीत परावर्तन कागज, गत्ता, मेज, कुर्सी की दीवारों तथा बिना पॉलिश की हुई धातुओं की वस्तुओं जैसी खुरदुरी सतहों से होता है। और यहाँ पर अगला लिखा है, सिर्फ सीट लिखा है, सीट ऑफ प्रोड्यूस। तो सीट ऑफ प्रोड्यूस में आप लोग लिख लेना पेपर सीट। पेपर सीट यहाँ पे छूट चुका है, इसको आप लोग लिख लेंगे बच्चों पेपर सीट। यहाँ से आप लोग लिखेंगे, बता दे रहे हैं, यहाँ पे आप लोग पेपर सीट लिख लेंगे। पेपर सीट। जैसे नियमित परावर्तन समतल दर्पण करता है, उसी प्रकार से अनियमित परावर्तन कौन करता है? तो कागज का सीट, कागज का सीट या कागज की चादर, कागज का सीट लिख सकते हो या कागज की चादर भी लिख सकते हो। कागज का सीट जो होता है बच्चों, वो प्रकाश का फैला हुआ परावर्तन उत्पन्न करता है। फैला हुआ परावर्तन या इसको विपरीत परावर्तन कहते हैं या अनियमित परावर्तन भी कहते हैं। देखिए, कृपया ये ध्यान दें कि प्रकाश का विपरीत परावर्तन परावर्तन के नियमों के विफलता के कारण नहीं होता है। हम ये आपको बताए हैं, प्रकाश की किरणें आपस में समानांतर होती है, लेकिन जो रिफ्लेक्टेड हुई लाइट रे होती है वो समानांतर नहीं होती है। तो समानांतर नहीं होने का कारण होता है कि उनके आपस में एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल नहीं होते हैं और आपस में एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी इक्वल नहीं होते हैं। लेकिन हर एक रे का, जिसका इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे है, उसका अपना इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल आपस में बराबर होता है, लेकिन दूसरे रे के रिस्पेक्ट में बराबर नहीं होता है। तो यही होता है डिफ्यूज या विसरित रिफ्लेक्शन में। ठीक है बच्चों। और उसके बाद दर्पण को अगर छोड़ दीजिए तो जितनी भी हमारे आसपास की अपारदर्शी वस्तुएं हैं, जैसे दीवार, हमारा कपड़ा, हमारी चमड़ी, यहाँ तक ये मार्कर, ये सब के सब डिफ्यूज रिफ्लेक्शन करते हैं। हम तो देखने में लगता है कि हमारा सरफेस कितना चिकना है, यानी हम कितने चिकने और गोरे चिट्टे या सुंदर हैं, लेकिन जब आपको माइक्रोस्कोपिक लेवल से देखा जाएगा तब पता चलेगा कि आप कितने चिकने हो। ठीक है। तो हमारे आसपास की जितनी भी अधिकांश वस्तुएं होती है वे विपरीत परावर्तन करती हैं और उन पर पड़ने वाली प्रकाश को सभी दिशाओं में वो बिखेर देती है। तो इस बात को भी आप लोग स्क्रीनशॉट कर लेंगे बच्चों। ठीक है। कहीं कहीं पे देखिए बच्चों टाइपिंग में मिस्टेक हो जाता है, तो इससे आप लोग घबराइएगा नहीं। और टाइपिंग में अशुद्धियाँ आती हैं तो आप लोग उन अशुद्धियों को नज़रअंदाज करते हुए चलेंगे। तो इसको आप लोग उतार लेंगे बच्चों। अब इसके बाद क्या है जरा हम देखेंगे। स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे, कर लीजिए। देखिए बच्चों, इसके बाद आपको इमेज के बारे में पढ़ना होता है। तो इमेज क्या होता है? तो किसी भी लाइट सोर्स से चलने वाली लाइट रे अगर मिरर से रिफ्लेक्ट करती है और लेंस से रिफ्लेक्ट करती है और रिफ्लेक्ट और रिफ्लेक्ट करने के बाद जिस पॉइंट पर वो मिलती है उसे हम उस पॉइंट को इमेज कहते हैं या मिलती हुई प्रतीत होती है, अपीयर्स टू मीट। तो ये आपका इमेज होता है। और इमेज का डिफिनीशन जो होता है ये आप लोग कितनी बार याद किए हैं, तो इसको जेन्युइन आप लोग समझ लीजिए। लेकिन जब हम अगले कक्षा में जब आप लोग को समझाएंगे, अगले क्लास में जब हम समझाएंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा कि इमेज कितना जरूरी होता है। तो फिलहाल पहले इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, तब हम इसको समझाते हैं। ठीक है बच्चों। देखिए, आप सभी जानते हैं कि इमेज जो होता है किसी भी ऑब्जेक्ट से, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट से चलने वाली लाइट रे जब रिफ्लेक्शन करती है या रिफ्रैक्शन करती है तो वो जिस पॉइंट पर मिल जाती है या उसको ज़बरदस्ती मिलाना पड़ता है। यानी अपने से मिल गई तो ठीक है, तो वो तो रियल इमेज बना लेती है, लेकिन उनको ज़बरदस्ती अगर मिलाना पड़े तो वो वर्चुअल इमेज बनाती है। यानी वास्तविक प्रतिबिंब अपने से रिफ्लेक्ट या रिफ्लेक्टेड होने के बाद वो किरणें आपस में कट जाती हैं, लेकिन जो वर्चुअल होती है बच्चों उनको ज़बरदस्ती आपको मिलाना पड़ता है और ज़बरदस्ती मिलाने के ही क्रम में सारा खेल होता है। तो इस प्रकार से इमेज भी दो प्रकार के हो जाते हैं, एक रियल हो जाते हैं और एक वर्चुअल हो जाते हैं। तो बच्चों
रियल जो होता है कि जैसे मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ से लाइट सोर्स से लाइट एनर्जी आ रही है, इसे टकराएंगी मिरर, और इसे टकरा के जब वो किसी मिरर से होके जाएंगी तो वो रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। अगर रिफ्लेक्ट होने के बाद अपने से कट गई तो इसका रियल इमेज बनेगा, और इन अपने से नहीं कट रही हैं और उन्हें ज़बरदस्ती कटाना पड़ रहा है तो उसे हम कहते हैं वर्चुअल इमेज। यानी जब अपने से कटेंगी तो वास्तविक प्रतिबिंब, और ज़बरदस्ती कटाना पड़े तो काल्पनिक प्रतिबिंब। तो ये बातें समझ में आ गई है बच्चों। तो इस प्रकार से पहले हिंदी वाले समझ लीजिए, किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन या लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे हम उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। हम दर्पण में देखते हैं तो हमें उसमें अपने चेहरे की छवि दिखाई देती है, तो यही उसका प्रतिबिंब है, हमारे चेहरे का प्रतिबिंब है। सिनेमा हॉल में फिल्म देखते हैं तो सिनेमा हॉल के स्क्रीन पर हमें अभिनेता और अभिनेत्री की छवि दिखाई देती है, यानी उनका प्रतिबिंब दिखाई देता है। तो वह छवि जो स्क्रीन पर प्राप्त की जा सकती है, यानी ऐसा प्रतिबिंब जो स्क्रीन पर पाया जा सकता है, उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और सिनेमा स्क्रीन पर बनी छवियां वास्तविक छवियों का एक उदाहरण है। यानी सिनेमा हॉल में जो प्रतिबिंब बन रहा है वो तो पर्दे पर दिख रहा है आपको, तो रियल इमेज है। लेकिन आप प्लेन मिरर में अगर अपना छवि देखेंगे तो लगेगा कि पीछे है, लेकिन पीछे जाकर झांक के देखिएगा, वहां पे पर्दा लगाइएगा जितना दूरी पर आप खड़े हैं। मान लीजिए सपोज दैट ये प्लेन मिरर है, ये मेरा मार्कर जो है ये प्लेन मिरर है, ये देख लीजिए, और हम इससे जितने दूरी पर है उतना ही दूरी इसके पीछे ले जाकर एक पर्दा लगा दीजिए, जैसे आप लोग के सिनेमा हॉल में पर्दा है, तो क्या आपका इमेज इस मिरर के पीछे उस पर्दे पर दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। तो कारण है कि प्लेन मिरर में आपका वर्चुअल इमेज बनता है, ठीक है, काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। अब इंग्लिश वालों की बारी, चलिए। द पॉइंट एट विच द रेज ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट मीट और appear to meet after reflection from a mirror or refraction from a lens is called the image of that object। यानी रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बाद जहां पर वो अपने से मिल जाए या appears to the meet, तो appears to the meet यानी appear to the meet तो वो हो जाता है वर्चुअल इमेज का कंडीशन, और meet यानी ओनली meet तो वो होता है रियल इमेज का कंडीशन। तो वी लुक इन टू ए मिरर वी सी द इमेज ऑफ आवर फेस। जब भी हम मिरर में देखते हैं तो हम अपनी ही इमेज को देखते हैं। वाइल वॉचिंग ए मूविंग इन द सिनेमा हॉल वी सी द इमेज ऑफ एक्टर एंड एक्ट्रेस ऑन द सिनेमा स्क्रीन। द इमेज विच कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन ए स्क्रीन इज कॉल्ड ए रियल इमेज। द इमेज फॉर्म्ड ऑन ए सिनेमा स्क्रीन इज एन एग्जाम्पल ऑफ रियल इमेज। तो ये तो थी बाबू बच्चों रियल इमेज की कहानी। अब आते हैं बच्चों वर्चुअल इमेज पर। तो वर्चुअल इमेज जस्ट इसका उल्टा होता है बच्चों। तो थोड़ा सा एक मिनट जरा बच्चों आप लोग इसका स्क्रीनशॉट कर लेंगे बच्चों, अगर नहीं किए होंगे तो कर लीजिए। इसका थोड़ा भूल जाते हैं आप लोग को स्क्रीनशॉट करवाना, लेकिन याद रहता है कि आप लोग को स्क्रीनशॉट भी करवाना है। चलिए स्क्रीनशॉट कर लिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अब बारी आती है वर्चुअल इमेज की। तो वर्चुअल इमेज के बारे में कह रहा है कि जो प्रतिबिंब स्क्रीन पर प्राप्त नहीं किए जा सकते हैं उन्हें आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। द इमेज विच कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन ए स्क्रीन इज कॉल्ड ए वर्चुअल इमेज। एक आभासी छवि केवल दर्पण या लेंस में देखने से ही देखी जा सकती है। ए वर्चुअल इमेज कैन बी सीन ओनली बाई लुकिंग इनटू ए मिरर और लेंस। द यानी किसी दर्पण में या लेंस में काल्पनिक प्रतिबिंब केवल देखने से ही देख सकते हो आप, उसको प्राप्त नहीं कर सकते हो, उसको आप कहीं पे नोट नहीं कर सकते हो, सिर्फ आप उसको देख सकते हो बच्चों। उसी को कहते हैं बच्चों वर्चुअल इमेज, ठीक है। उसके बाद कह रहा है द इमेज ऑफ आवर फेस इन ए प्लेन मिरर इज एन एग्जाम्पल ऑफ वर्चुअल इमेज। यानी समतल दर्पण में हमारे चेहरे का जो प्रतिबिंब है वो आभासी प्रतिबिंब का उदाहरण है, और सिनेमा हॉल पे जो अभिनेता और अभिनेत्री का जो चित्र उभरता है यानी इमेज उभरता है वो रियल इमेज का उदाहरण है, ठीक है। आभासी प्रतिबिंब मात्र एक भ्रम है। वर्चुअल इमेज इज जस्ट एन इल्यूजन। भ्रम मतलब क्या होता है? वास्तव में होता नहीं है। हम अभी ना समझाए कि मान लीजिए प्लेन मिरर है, इसमें आप अपने आप को देखते हो, तो ये जितने डिस्टेंस पर हैं इस मिरर के अगर पीछे ले जाकर हमको ये स्क्रीन लगा दे तो मेरा इमेज जो पीछे हमको दर्पण में दिखाई दे रहा है कि पीछे भी इमेज बन रहा है। जितने डिस्टेंस पे हम मिरर के आगे हैं उतना ही पीछे डिस्टेंस पे हमारा इमेज बन रहा है, लेकिन क्या वो इमेज वास्तव में बन रहा है? तो नहीं बनता है बेटा, ऐसा नहीं होता है। तो कारण है क्यों? क्योंकि वर्चुअल इमेज को आप किसी स्क्रीन पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं।
अब यहाँ पर आता है बच्चों रियल इमेज का डिफिनीशन। द पॉइंट एट विच द रेज ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर इज कॉल्ड रियल इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन या लेंस से अपवर्तन, यहाँ पे लिखना था रिफ्लेक्शन फ्रॉम ए लेंस भी लिखना चाहिए था, लेकिन गलती से छूट गया होगा टाइपिंग करने वाले बच्चे से। तो लेंस से अपवर्तन के बाद, तो यहाँ से फिर से एक बार आप लोग सुधार कर लीजिएगा रियल इमेज का डिफिनेशन। द पॉइंट एट विच द रेज ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम ए मिरर और रिफ्लेक्शन फ्रॉम ए लेंस इज कॉल्ड रियल इमेज ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। ये समझ चुके होंगे। किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन या लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु को उस वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। तो यहाँ पे ये आप लोगों का ये नेक्स्ट डिफिनेशन भी हो गया बच्चों। अब देखिए, अब बातें आती है बच्चों आप लोगों का वर्चुअल इमेज यानी काल्पनिक प्रतिबिंब की। देखिए, काल्पनिक प्रतिबिंब या आभासी प्रतिबिंब किसे कहते हैं? तो किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से, देखिए यहीं पे डिफिनेशन देखिए, यहाँ पे देखिए दर्पण से यहाँ पे परिवर्तन लिखा है, दर्पण से परावर्तन या लेंस से अपवर्तन, लेकिन ऊपर वाले में छूट गया है। तो आप लोग इसको इसी तरीके से बना के लिख लेंगे, ठीक है। किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन या लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को उस वस्तु का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। वर्चुअल इमेज, द पॉइंट एट विच द रेज ऑफ लाइट रे ट्रेवलिंग फ्रॉम ए पॉइंट एंड ऑब्जेक्ट मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम ए मिरर। यहाँ पे देखो बेटा, रिफ्लेक्शन फ्रॉम ए मिरर यहाँ पे नोट किया गया है, एंड रिफ्लेक्शन फ्रॉम ए मिरर एंड रिफ्लेक्शन फ्रॉम ए लेंस। देख रहे हैं ना आप लोग बच्चों, रिफ्लेक्शन फ्रॉम ए लेंस इज कॉल्ड द वर्चुअल इमेज ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। ठीक है बच्चों, यानी उस वस्तु का काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। तो इस बात को आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए। और आज का क्लास इतना ही। और बताइएगा बच्चों, ये जो पढ़ाने का तरीका है आप लोगों को कैसे लगा? थोड़ा सा तो मेहनत लगा बच्चों, लेकिन हमने तरीका ढूंढा आप लोगों को पढ़ाने का कि मतलब आप लोग का काम भी ज़्यादा निकले और समय भी कम लगे। ठीक है बच्चों, तो आज का क्लास हम इतना ही रखते हैं। ठीक है बच्चों, गुड बाय, टाटा। और नेक्स्ट क्लास में हम आप लोग को प्लेन मिरर पढ़ाएंगे, क्योंकि टाइम काफ़ी ज़्यादा हो चुका है बच्चों। तो वेट कीजिएगा आप लोग मेरे प्लेन मिरर के लेक्चर के लिए, और कोशिश करेंगे कि ज़्यादा अब लेट ना हो और आप लोग को अच्छे से हम पढ़ाएं। ठीक है बच्चों, तो इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए।